ठीक, शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग धातु निष्कर्षण चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कॉपर के निष्कर्षण के बारे में। इससे पहले जितना भी लेक्चर था उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े थे कि किस प्रकार से किसी खनिज के अयस्क से या अयस्क से हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं। धातु निष्कर्षण के कितने पद होते हैं? 4। सबसे पहला पद कौन सा है? सांद्रण। दूसरा कौन सा पद है? ऑक्साइड में परिवर्तन। तीसरा क्या है? ऑक्साइड का अपचयन। और उसके बाद शोधन। टोटल कितना पद? 4 पद। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं 4 पद को लागू करेंगे किसके लिए? कॉपर के अयस्क के लिए। और कौन सा धातु प्राप्त करेंगे? कॉपर। वैसे ही हम लोग को पढ़ना है आयरन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए और जिंक के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज किसके बारे में? कॉपर के बारे में। कॉपर का एक अयस्क होता है, ध्यान से समझना, कॉपर का एक अयस्क होता है कॉपर पैराइट। क्या होता है? कॉपर पैराइट। फॉर्मूला होता है CuFeS2। कॉपर पैराइट लिखो, चलो कॉपर पैराइट होता है। ये जो कॉपर पैराइट होता है, ठीक है ना, पैराइट बोलते हैं किसको? सल्फर को। ठीक है, ये जो कॉपर पैराइट होता है इसमें अशुद्धि है किसका? सल्फर का। किसका शुद्धि है? सल्फर का। और किसका शुद्धि है? आयरन का। किसका शुद्धि है? आयरन का। इसके अलावा आर्सेनिक वगैरह का भी अशुद्धि रहता है। तो हम लोग को क्या करना है, इस अयस्क से प्राप्त करना है क्या? कॉपर। क्या प्राप्त करना है? कॉपर। समझ आ रहा है कि नहीं? कॉपर पैराइट अयस्क से हमको क्या प्राप्त करना है? कॉपर। क्या प्राप्त करना है? कॉपर। तो इसको कितने पदों से होकर गुजरना पड़ेगा? 4 पद। सबसे पहले है अयस्क का सांद्रण। अब ध्यान दो, ये कैसा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क का जब हम लोग क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं, मतलब उसमें से अशुद्धि को हटाते हैं, तो कौन सा विधि का उपयोग करते हैं जी? फेन उत्प्लावन विधि। उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि, इसका उपयोग करते हैं। सांद्रण हो जाएगा। सांद्रण होने के बाद हम लोग उसका क्या करेंगे? सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। और ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे जब, ध्यान से समझना, ऑक्साइड में जब परिवर्तन करेंगे तो कौन सा विधि उपयोग करेंगे? निस्तापन की भर्जन। भर्जन, ठीक है ना। कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? भर्जन, क्योंकि भर्जन किया जाता है सल्फाइड अयस्क का और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अच्छा, भर्जन का जो प्रोसेस है वो होता है एक भट्टी में, जिसका नाम है क्या? परावर्तनी भट्टी। क्या नाम है? परावर्तनी भट्टी। यहाँ तक क्लियर है? अब ऑक्साइड में चेंज हो गया। ऑक्साइड में चेंज होने के बाद उसका क्या किया जाता है? अपचयन। क्या किया जाता है? अपचयन। अब अपचयन के लिए हम लोग 2 प्रकार के भट्टी का यूज करेंगे कॉपर में। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो कौन सा भट्टी का यूज करते हैं? वात्या भट्टी। किसका उपयोग करेंगे? वात्या भट्टी। और उसके बाद ध्यान समझना, उसके बाद हम लोग उपयोग करेंगे किसका? चलो बताओ, बेसेमर उत्परिवर्तक का। किसका उपयोग करेंगे? बेसेमर उत्परिवर्तक का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये दोनों का उपयोग करेंगे किस लिए? अपचयन के लिए, धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को धातु प्राप्त हो गया। अब उसका क्या करना पड़ेगा? शोधन। शोधन करने का कितना विधि है? 2 विधि। कौन कौन सा? पूलिंग। और दूसरा कौन सा विधि होता है? विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, चलो। तो आप लोगों को समझ आया कि नहीं? कॉपर का एक अयस्क है कॉपर पैराइट। उस कॉपर पैराइट से हमको क्या प्राप्त करना है? कॉपर धातु। तो इसके लिए हम लोग को कितना प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? 4 प्रोसीजर में सबसे पहला प्रोसीजर है क्या? सांद्रण। अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बता चुका हूँ। फेन उत्प्लावन विधि 2 मिनट के सुन लो। फेन उत्प्लावन विधि में एक बड़े आयताकार बर्तन लिया जाता है जिसमें जल भरा जाता है और पिसा हुआ अयस्क। इसके साथ ही साथ हम लोग संग्राहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? एथिल जेंथेट का। साथ ही उसमें क्या मिला दिया जाता है? चिड़ का तेल। अब उसमें वायु प्रवेश कराते हैं, जिसके कारण झाग जो रहता है, झाग के साथ अयस्क का क्या आ जाता है? बर्तन के ऊपर आ जाता है, और जितना भी अशुद्धि रहता है वो तली में नीचे बैठ जाता है। क्लियर है? और अंत में हम लोग अयस्क को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहला विधि तो हो गया कि आपका सांद्रण। दूसरा विधि होता है आपका ऑक्साइड में परिवर्तन। मतलब अब सांद्रण हो गया है, उसमें से जितना भी अशुद्धि था वो क्या हो गया? अलग हो गया। अलग होने के बाद उस सांद्रित अयस्क को हमको किसमें परिवर्तित करना है? ऑक्साइड में। और ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए हम लोग कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? भर्जन। कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? भर्जन। और ये जो भर्जन का प्रोसेस है वो एक विशेष प्रकार के भट्टी में होता है, जिस भट्टी को हम लोग बोलते हैं क्या? परावर्तनी भट्टी। क्या बोलते हैं? परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी जो रहता है, ध्यान से समझना, ध्यान देना ना, परावर्तनी भट्टी का आप लोगों को डायग्राम दिखा रहा हूँ। ठीक है, बनाते रहेंगे, टाइम लगेगा, डायग्राम देखो। परावर्तनी भट्टी में कैसा है कहानी? ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये देखो, ये ऐसा है ना, इस टाइप से।
ये आपका परावर्तनी भट्ठी है। ठीक, परावर्तनी भट्ठी का कितना हिस्सा रहता है? 3 हिस्सा। पहला ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ ईंधन को रखा जाता है जिसको जलाएंगे, क्लियर है ना। दूसरा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग चिमनी। क्या बोलते हैं? चिमनी, जिधर से ये जो गर्म हवा रहेगा वो जाएगा। तीसरा निचला हुआ तल रहता है जिसमें किसको रखते हैं? सांद्रित अयस्क को, जिसका सांद्रण कर डाले हम लोग झाग उत्प्लावन विधि द्वारा, उसको यहाँ पास रख देते हैं। अब यहाँ पास क्या करते हैं? ईंधन को जलाते हैं, तो जितना भी गर्म गैस रहता है वो ऑक्सीजन के साथ किसमें से होकर गुजरेगा? अयस्क से। अयस्क को क्या बोलते हैं? बोलो हमें चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। तो अयस्क में से होकर के गुजरेगा और इसका क्या कर देता है? ऑक्साइड में परिवर्तन। क्या कर देता है? ऑक्साइड में परिवर्तन। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? भर्जन। क्या बोलते हैं? भर्जन। समझ आ रहा है कि नहीं? ये परावर्तनी भट्ठी का डायग्राम है। इसका कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ये पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। पहला भाग में ईंधन को रखा जाता है, ये अपेक्षाकृत निचला तल होता है। चिमनी वाला भाग थोड़ा सा ऊपर में रहता है और मध्यम स्थिति में रहता है कि आपका जहाँ पास अयस्क को रखा जाता है वो वाला भाग, क्लियर है ना। जैसे ही ईंधन को गर्म करते हैं तो गर्म गैसें निकलने लग जाएगी और गर्म गैसें इस चार्ज को क्या करेगा? ऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा, क्लियर है। अब ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित होता है? ध्यान से देखो, ठीक है। ऑक्साइड में परिवर्तन करना है, देखो भर्जन करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या किए हो तुम लोग? सांद्रण किए हो, अशुद्धि को हटाए। दूसरा क्या करना है? ऑक्साइड में परिवर्तन। ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए कौन सा विधि का उपयोग किए हैं हम लोग? भर्जन का। भर्जन में क्या उपस्थित होता है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, मतलब जितना भी कंपाउंड रहेगा वो किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन से। तो सबसे पहले मान लो हमारा जो CuFeS2 है, ठीक है ना, इसमें मान लो सल्फर का शुद्धि है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनकर निकल जाएगा? SO2 बन करके उड़ जाएगा। मान लो आर्सेनिक का उपस्थिति रहता, किसका उपस्थिति है? आर्सेनिक का, जैसे 4AS3O2 आर्सेनिक का उपस्थिति है, ठीक है। तो ये AS2O3 और ये कर देते हैं 2, 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो ये आर्सेनिक का अशुद्धि जो रहेगा क्या हो जाएगा? आर्सेनिक ऑक्साइड बन करके उड़ जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले किसका शुद्धि उड़ गया? सल्फर का। इसमें मान लो अशुद्धि के रूप में क्या है? सल्फर है और क्या है? आर्सेनिक है। ये दोनों उड़ गए ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब क्या होगा? CuFeS2 है ना, ठीक है। CuFeS2 ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 2 कंपाउंड का निर्माण करेगा। सबसे पहले तो निर्माण करता है Cu2S का और दूसरा करता है निर्माण FeS का, ठीक है। क्यूप्रस सल्फाइड, नाम लिख दूं क्या मैं? क्यूप्रस सल्फाइड। समीकरण संतुलित करते नहीं बैठना है हम लोग को ना। क्यूप्रस सल्फाइड का निर्माण करता है और दूसरा किसका निर्माण करता है? आयरन सल्फाइड का, क्लियर है। पहला ये दोनों बनेगा, ये टूटा, जैसे ही ये टूटा, ध्यान से समझना ना, तो क्या होगा? Cu2S, ध्यान देना ना। CuFeS2 है, ये कॉपर है, इस ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करता है? इस एक सल्फर को अपने पास ले लेता है, Cu2S बनता है, और आयरन एक सल्फर को ले लेता है और क्या बना लेता है? FeS। दोनों टूट गया। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो Cu2S रहता है, अभिक्रिया मैं संतुलित नहीं कर रहा हूँ, दिमाग में छाप के रखना, मैं याद करा रहा हूँ बस, क्लियर है ना। अब ये जो Cu2S रहता है वो किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। फिर से किसके साथ क्रिया करेगा? फिर से ऑक्सीजन के साथ। और किसका निर्माण करता है? Cu2O का, क्यूप्रस ऑक्साइड का, क्यूप्रस ऑक्साइड का। किसका निर्माण करता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का। समीकरण संतुलन तुम लोग खत्म करते रहना, नोट से देख लेना। यहाँ तक क्लियर है। और क्या बना है? ये FeS बना है। ये FeS किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? फिर से ऑक्सीजन के साथ। और ये क्या बना लेगा? FeO, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? क्लियर है कि नहीं? क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया होता है सांद्रण वाले पद में, सॉरी सांद्रण के बाद भर्जन वाले पद में, ठीक है। कॉपर पैराइड में उपस्थित सल्फर की अशुद्धि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है, पहले लिखना। दूसरा क्या लाइन लिखोगे? आर्सेनिक का शुद्धि आर्सेनिक ऑक्साइड बन के निकल जाता है, ठीक है। कॉपर पैराइड जो रहता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का निर्माण करता है। क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S किया और FeS किया। अब ये दोनों फिर से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, सल्फर की जगह दिनों में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। किसका निर्माण हो गया? हमारा ऑक्साइड का। क्लियर है ना? अच्छा, ये यदि ज़्यादा मात्रा में बना है तो हल्का मात्रा में कहीं ना कहीं ये भी बना रहेगा और ये भी बना रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो टोटल कितने चीज़ों का निर्माण हुआ? सब के सब तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेंगे ना, कुछ मात्रा इसका बचा रहेगा, इसका भी कुछ मात्रा बचा रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये जो चारों चीज़ हैं वो नेक्स्ट पद के लिए जाएगा। कौन सा पद है आपका? ऑक्साइड का अपचयन। क्या पढ़ेंगे आप? ऑक्साइड का अपचयन। और ऑक्साइड का अपचयन ये हो गया, क्या हो गया? लिख लिए सब लोग। टोटल 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 4 रिएक्शन और 5 रिएक्शन। कितना रिएक्शन याद रखना है? 5 रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है?
संतुलन करते मत रहना, कंझट आ जाओगे, ठीक है ना। मेन लिखना है क्रियाविधि, ठीक है ना। और थ्योरी लिखने आ जाएगा ना, इसका थ्योरी लिखने आ जाएगा ना। पहले लिखना सल्फर का शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड बन करके निकल जाता है। दूसरा क्या लिखोगे, आर्सेनिक का शुद्ध आर्सेनिक ऑक्साइड बन करके निकल जाता है। कॉपर पेराइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Cu2S और FeS का निर्माण कर देता है। ऐसे लिख देना, नाम याद नहीं आता सीधा फॉर्मूला लिखो ना। और Cu2S और FeS ऑक्सीजन से क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, CO2O और FeO का। और तथा इन्हें अगले पद के लिए अर्थात अपचयन हेतु किसमें भेज दिया जाता है, परावर्तनी कौन से भट्टी, वात्या भट्टी में। कहाँ भेज दिया जाएगा आप, वात्या भट्टी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है। अब वात्या भट्टी के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया ना, दूसरा पद हो गया सांद्रण हो गया, दूसरा क्या हो गया ऑक्साइड में परिवर्तन। अब तीसरा पढ़ेंगे ऑक्साइड का अपचयन। क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड का अपचयन। ऑक्साइड का जो अपचयन होता है ध्यान से समझना, ठीक है। ऑक्साइड का अपचयन होता है वात्या भट्टी में। और कौन से प्रोसेस द्वारा करते हैं इसको, प्रगलन। कौन से प्रोसेस द्वारा करते हैं, प्रगलन। वात्या भट्टी क्या होता है, लगभग 100 फीट का, लगभग कितने फीट का, 100 फीट का। और 15 से 20 फीट इसका क्या रहता है, चौड़ाई। ये लंबाई है और ये क्या इसका चौड़ाई, ठीक है ना। 100 फीट लंबाई तथा 15 से 20 फीट व्यास का एक भट्टी होता है। यहाँ तक क्लियर है। डायग्राम इसका दिखा देते हैं तुम लोगों को, ठीक। यहाँ पर देखो, चलो ध्यान से समझने का कोशिश करना ना। ये वात्या भट्टी है। वात्या भट्टी का डायग्राम देखो ना, ऐसे ना पतला होते जाएगा ना, ऊपर चौड़ा रहता है, नीचे क्या होता है, जाते हैं पतला। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास देखो, ये ऐसा ऐसा कहानी है ना, संरचना इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ तक क्लियर है। ऐसे डबल लेयर कर देना इसको, यहाँ तक समझ आ रहा है ना। इसके बाद इसको ऐसे रखने के लिए यहाँ पास क्लियर है। यहाँ ऊपर में कौन आता है बोला था मैं तुम लोग को, याद करो पिछले क्लास में, प्रगलन प्रोसेस में धातुमल बनता है। क्या बनता है, धातुमल। और उसके नीचे में कौन इकट्ठा होगा, धातु। क्लियर है। तो धातुमल को निकलने के लिए एक अलग पाइप बनाना और धातु को निकलने के लिए एक अलग पाइप बनाना। यहाँ पास से गर्म कैसे भेजेंगे, तो ट्वियर बनाते हैं। गर्म वायु के लिए क्या बनाया जाता है, ऐसा ट्वियर बनाया जाता है। क्लियर है ना। अग्निशय ईंटों का बना हुआ 15 से 20 फीट चौड़ाई वाला तथा 100 फीट लंबाई वाला है एक भट्टी होता है, जिसमें कार्बन, रेत और जो हमारा अयस्क है ना, इनको क्या किया जाता है, डाला जाता है। इसमें कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र। पहला तो होता है निम्न ताप वाला क्षेत्र। यहाँ पास का तापमान मात्र 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। यहाँ पास का तापमान मध्यम तापमान का क्षेत्र 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। और यहाँ पास एकदम उच्च ताप का क्षेत्र रहता है, कितना होता है, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आ रहा है कि नहीं। वात्या भट्टी का वर्णन हो गया। आप आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाऊँ मैं, क्लियर है। अब क्या होता है प्रोसीजर, ध्यान से समझना। इस प्रोसीजर ध्यान देना ना। आगे बढ़ जाऊँ ना, इसको मिटा दूँ मैं, हटा दूँ, ठीक है। आगे देखो, ठीक, ध्यान देना। हम लोग क्या देखे थे कि जो ऑक्साइड वाला पद पढ़े थे ना, ऑक्साइड में परिवर्तन, उसमें कौन कौन सी चीज़ का निर्माण होता है, Cu2S और FeS। और किसका निर्माण हुआ था, Cu2O और FeO, इसका निर्माण हुआ था। अब प्रगलन के प्रोसेस में क्या होता है, ये जो Cu2O है, ये Cu2O वो किसके साथ क्रिया करता है, FeS के साथ। किसके साथ क्रिया कर लेता है, FeS के साथ। और इसके साथ क्रिया करके फिर से बना लेता है Cu2S, और ये अलग हो जाता है कौन से रूप में, FeO। कौन से रूप में हो जाता है अलग, FeO। पहला समीकरण समझ आया कि नहीं। 2 चीज़ है, कौन कौन सा, Cu2O है वो किसके साथ क्रिया कर लेगा, FeS के साथ। क्लियर है। Cu2O किसके साथ क्रिया कर लेगा, FeS के साथ। और इसका सल्फर यहाँ चला जाएगा और इसका ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो FeO है वो अशुद्धि है। हमको क्या चाहिए, कॉपर। हमको क्या चाहिए, कॉपर। ये चाहिए क्या, नहीं। तो हम लोग वात्या भट्टी में किस चीज़ को डाले थे, रेत। रेत का फॉर्मूला क्या है, SiO2। वो क्रिया करेगा और क्या बना देगा, FeSiO3। मतलब ये किसके रूप में काम कर रहा है, गालक के रूप में। कौन से रूप में काम कर रहा है, गालक। और ये क्या बन गया आपका, धातुमल। क्या बन गया, धातुमल। और इसका गलनांक कम होता है, इस कारण ऐसा तैरते रहता है ऊपर की ओर। क्लियर है ना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये Cu2S जो है, ये जो Cu2S है, ठीक है, ये Cu2S किसके साथ अभी क्रिया करेगा, Cu2O के साथ क्रिया करेगा। ध्यान से समझने का कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ।
एक मिनट ना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? पहले तो ये समझ आ गया, धातुमल का निर्माण हो गया और किसका निर्माण हो गया है? Cu2s का। किसका निर्माण हो गया? Cu2s का। क्लियर है? अब क्या होता है, अभी भी सल्फाइड आयस का अशुद्धि गया है क्या? नहीं, अभी भी ये मतलब प्रोसीजर क्या है, बाकी हमको पूरी तरीके से कॉपर मिला है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और नया पद का उपयोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेसेमरीकरण। क्या बोलते हैं? बेसेमरीकरण। और बेसेमरीकरण प्रक्रिया करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बेसेमर उत्परिवर्तक का। किसका उपयोग करते हैं? बेसेमर उत्परिवर्तक का। सब लोग गाँव एरिया में रहते होंगे, ढलाई होता है तो याद रखना, ध्यान देना ना, ढलाई होता है तो क्या आता है? मिक्सचर मशीन आता है। और ये जो मिक्सचर मशीन रहता है वैसे ही टाइप का ये डायग्राम है, देखो ये इस टाइप से रहता है, बेसेमर उत्परिवर्तक। अच्छा ध्यान से समझना, ये दोनों स्टैंड है बेसेमर उत्परिवर्तक को रखने के लिए, ये ऐसे ही इसको घुमाने के लिए ऐसा लगा हुआ है। क्लियर है ना? कौन से आकार का है बेसेमर उत्परिवर्तक? नाशपाती के आकार का। कौन से आकार का? नाशपाती के आकार का। यहाँ वायु प्रवेश के लिए ऐसा छिद्र बना दिए रहते हैं। क्लियर है ना? आप ध्यान से समझना, वो जो Cu2s था और FeO का कुछ मात्रा बचा है, ठीक है ना, जो पूरी तरीके से वो FeSiO3 में कन्वर्ट हुआ रहेगा क्या? नहीं। तो कुछ मात्रा जो बचा हुआ है वो पिघला हुआ अवस्था में उसको इसमें डाल देते हैं। क्लियर है? इसको क्या करेंगे? बेसेमर उत्परिवर्तक में डाल देते हैं। बेसेमर उत्परिवर्तक का नाम जो है बेसेमर, ठीक है ना, यानी कि उसमें क्या है? बेस है, क्षार है। क्या है? क्षार। या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है उसमें उपस्थित, MgO का स्तर लगा रहता है इसके चारों ओर ऐसे, या तो फिर लगा रहता है किसका? CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का। क्लियर है कि नहीं? अब होता क्या है, ध्यान समझना, ठीक है। जो FeS है, ठीक है, याद करो कितना चीज बना था? 4 चीज। ऑक्साइड में परिवर्तन के टाइम कितना चीज बना था? 4। Cu2s बना था, FeS बना था, Cu2O बना था और क्या बना था? FeO बना था। याद आया? पहले वाले में Cu2 और FeS इसका उपयोग कर डाला था, किसमें? प्रगलन वाले में। किसमें कर लिए थे? प्रगलन वाले में। कुछ मात्रा इसका भी बचा रहेगा, तो इस FeS को अब हम लोग क्रिया कराएंगे किसके साथ? फिर से ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराओगे तो फिर से बन जाता है क्या आपका? ध्यान से समझना, फिर से बन जाता है FeO, फेरिक ऑक्साइड बन गया। मतलब वात्या भट्ठी में भी FeS को कन्वर्ट किया जाता है FeO में, और बेसेमर उत्परिवर्तक में भी इसका परिवर्तन किया जाता है किसके रूप में? FeO के रूप में। किस रूप में परिवर्तन किया जाता है? FeO। अब ये FeO जो है, ठीक है ना, यहाँ पास भी सिलिका डाले हो तुम लोग, तो यहाँ पास उपस्थित सिलिका के साथ फिर से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा? FeSiO3। FeSiO3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बेसेमर उत्परिवर्तक का डायग्राम देख डाले। फफोलेदार तांबा प्राप्त करने के लिए करते हैं इसका उपयोग। किसके लिए करते हैं? फफोलेदार तांबा। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है इसी में ही, बेसेमर उत्परिवर्तक में ही क्या होता है, ये जो SiO2 रहता है, मान लो रेत को मैं यहाँ पास रेत भी डाला हूँ, बोल रहा हूँ ना मैं, रेत भी यहाँ डाल रहे हैं, तो ये रेत तो एक बार यहाँ क्रिया कर लिया। मान लो इस रेत का मात्रा क्या है? ज़्यादा, तो मैं क्या बोला था, इस बेसेमर उत्परिवर्तक में क्या लगा रहता है? या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लगा रहता है, या तो क्या लगा रहता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक्स्ट्रा रेत हो जाएगा ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उस एक्स्ट्रा रेत को क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है? MgSiO3। क्या बना लेता है? MgSiO3। क्लियर है? और मान लो कैल्शियम का उपयोग करूंगे तो क्या बनाएगा? CaSiO3। क्या बना देगा? CaSiO3। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद इसमें क्या अभिक्रिया होगा? बेसेमर उत्परिवर्तक में ही जो कॉपर सल्फाइड रहता है वो फिर से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्यूप्रस ऑक्साइड में। और ये क्यूप्रस ऑक्साइड फिर से इसके साथ क्रिया करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ओनली कॉपर में। और कौन सा गैस निकल जाता है? SO2। कौन सा गैस निकल जाता है? SO2। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब बेसेमर उत्परिवर्तक में क्या क्या कहानी चलता है, ध्यान से समझना। FeS कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके FeO में, फिर FeO रेत के साथ क्रिया करके FeSiO3 बना देगा। क्लियर है? मान लो एक्स्ट्रा रेत डाले हो तो MgO के साथ क्रिया करके MgSiO3 बन करके निकल गया। इसका कहानी खत्म। FeS का कहानी खत्म। FeO एक्स्ट्रा बना था, ये देखो ये पूरा खत्म हो गया FeS का कहानी। क्लियर है ना? और किसका कहानी खत्म हो गया? FeO का कहानी खत्म हो गया। अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है? Cu2s है। क्या बचा है? Cu2s। और क्या बना है? Cu2O। अब ये जो Cu2s है फिर से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, क्या बन गया? Cu2O। और पहले से Cu2O और है तो वो अभिक्रिया करेगा किसके साथ? फिर से इसके साथ ही, दो ही चीज है। तो ये कॉपर और ये कॉपर केवल क्या का निर्माण करेंगे? कॉपर का। और ये सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा बाहर। क्लियर है ना? अब ये जो मैट रहेगा ना, पिघला हुआ मैट, इसको बेसेमर परिवर्तक, इसको क्या करेंगे? जैसे मिक्सचर मशीन को ऐसे गिराते हैं ना,
तो पूरा मसाला नीचे गिरता है, वैसे ही जितना भी इसके अंदर अयस्क रहेगा वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और नीचे गिरा डालेंगे तो ये क्या रहेगा, ऐसे नीचे परत बनाएगा। परत बनाएगा तो इसमें से सल्फर गैस क्या होते जाएंगे, ऐसे बाहर निकलते जाएंगे बुलबुले के रूप में। तो वो जो तांबा रहेगा वो कैसा फफोला पड़ जाएगा उसमें, समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उससे क्या निकलने का कोशिश कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फफोलेदार तांबा। क्या बोलते हैं, फफोलेदार तांबा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाता है कॉपर, जो कि कैसा होता है, फफोलेदार होता है। क्या होता है, फफोलेदार होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो तांबा है ये पूरी तरीके से शुद्ध होता नहीं है, तो सबसे लास्ट स्टेप, चौथा जो धातु निष्कर्षण का सबसे मेन स्टेप है वो क्या है, शोधन। क्या है, शोधन। और शोधन का सबसे पहला विधि है क्या, पोलिंग विधि। कौन सा विधि, पोलिंग विधि। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो अयस्क है उसको द्रव अवस्था में लेंगे, द्रवित अयस्क लेंगे, और इस द्रवित अयस्क से ऑक्साइड वगैरह का अशुद्धि रहेगा, जो ऑक्साइड वगैरह का जो अशुद्धि रहेगा, उस अशुद्धि को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लकड़ी लेंगे, हरा लकड़ी लेंगे, हरे बांस का लकड़ी लेंगे, हरे बांस का लकड़ी लो या फिर कोई भी दूसरा लकड़ी लो। ये लकड़ी क्या निकालता है जी, मीथेन गैस। क्या निकालता है, मीथेन गैस। और मीथेन गैस फिर कौन सा गैस निकालेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकाल देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो अपचायक के रूप में क्या कर देगा, काम करेगा। क्लियर है। और हमको शुद्ध कॉपर धातु क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ डालें तो उतना ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ आप लोग याद करो, एक और विधि पढ़े थे। क्या विधि पढ़े थे, विद्युत अपघटन विधि। कौन सा विधि, विद्युत अपघटन विधि। हम लोग विद्युत अपघटन विधि में क्या करेंगे, ध्यान से समझियो। विद्युत अपघटन विधि में हम लोग क्या करेंगे, अशुद्ध कॉपर का क्या बनाएंगे जी, छड़। कौन सा, एनोड की कैथोड, एनोड। अशुद्ध कॉपर का क्या बनाएंगे, एनोड। अशुद्ध कॉपर का क्या बनाया, एनोड, जो कि कैसा रहता है, मोटू रहता है, मोटा रहता है। क्लियर है ना। और शुद्ध कॉपर का क्या बनाते हैं, कैथोड। शुद्ध कॉपर का क्या बनाते हैं, कैथोड। क्लियर है। और यहाँ पास डाल देते हैं कौन सा विलयन, कॉपर सल्फेट का। कौन सा विलयन डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट का। यहाँ तक क्लियर है। किसका विलयन डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट का। इसका करंट से सप्लाई करते हैं आप। करंट सप्लाई करेंगे तो कॉपर सल्फेट टूटता है किसमें, कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस में। कैथोड है तो ये माइनस चार्ज, और ये एनोड है तो कौन सा चार्ज जी, प्लस चार्ज। क्लियर है कि नहीं। एनोड है तो कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो ये जो कॉपर 2 प्लस चार्ज रहता है, ये जो कॉपर 2 प्लस चार्ज रहता है वो जाएगा किसके पास, इसके पास, माइनस की ओर। और ये SO4 2 माइनस किधर जाता है, इसकी ओर। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पास जो कॉपर का, ध्यान देना ना, ये कॉपर 2 प्लस निकालेगा और ये कॉपर 2 प्लस, ध्यान समझना, ये वाला एनोड है ना, त्यागेगा ये। ठीक है। तो क्या निकालेगा, कॉपर 2 प्लस। कॉपर 2 प्लस इस SO4 2 माइनस के साथ फिर से क्रिया करके क्या बना लेगा, कॉपर सल्फेट। तो ये क्षण धीरे धीरे क्या होता जाएगा, पतला, और ये क्षण धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मोटा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें का जितना भी अशुद्धि है उसको क्या कर लेंगे, अलग कर देंगे। और जो अशुद्धि रहेगा वो ऐसे नीचे में, एनोड के नीचे में आकर के क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड पंग। क्या बोलते हैं, एनोड पंग। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है क्या, निष्कर्षण किसका, कॉपर का। कॉपर का उपयोग खुद से करना है, कॉपर के मिश्र धातु एवं उसका उपयोग भी खुद से करना है। आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक है। एक बार शॉर्ट में हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो, कॉपर पायराइट अयस्क रहता है, इसका सांद्रण करते हैं फिन उत्प्लावन विधि द्वारा। उसके बाद सांद्रित अयस्क का क्या किया जाता है, भर्जन। क्या करते हैं, भर्जन। भर्जन में क्या होता है, कॉपर पायराइट है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, CO2S बनता है, FeS बनता है। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, CO2 बनाया और FeO बनाया, टोटल कितना चीज बना, 4। अब इसका क्या करेंगे, प्रगलन। क्या करेंगे, प्रगलन। प्रगलन करते हैं तो कार्बन और सिलिका मिलाते हैं ये चारों चीज़ों के साथ। फिर क्या होता है, इसमें का जो CO2O रहता है FeS के साथ क्रिया करता है और क्या बना देता है, FeO। अब ये FeO की क्रिया करेगा सिलिका के साथ और FeSiO3 धातुमल बना देता है। क्लियर है ना। अभी भी बचा है कहानी। तो अब क्या होता है, ध्यान से समझना। अब क्या होता है, हम लोग इसको डालते हैं बेसेमर उत्परिवर्तक में। बेसेमर उत्परिवर्तक में क्या होता है, एक्स्ट्रा सिलिका जो रहता है, मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहा तो, या तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड रहा तो उसके साथ मिलकर के CaSiO3 या MgSiO3 बनाता है, बताया था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये जो CO2S है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, CO2O। CO2O इस CO2S के साथ फिर से क्रिया बना करके क्या बना लेगा, कॉपर। और कौन सा गैस निकलता है, सल्फर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के निकलने के कारण तांबा में क्या पड़ जाता है, फफोला। इस कारण इसको बोलते हैं क्या, फफोलेदार तांबा। इसमें शोधन किया जाता है 2 विधि से, एक तो पोलिंग विधि द्वारा जिसमें 99% शुद्ध तांबा मिलता है, और विद्युत अपघटन विधि कर दे तो अशुद्ध कॉपर का एनोड जो कि मोटा रहता है, शुद्ध कॉपर का कैथोड जो कि
पतला रहता है। विद्युत अपघटन के लिए किसका उपयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट के। इससे प्राप्त जो तांबा रहता है वो शुद्ध रहता है 99.99। कोई भी चीज़ 100% तुमको शुद्ध मिल नहीं सकता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपका कॉपर धातु का जो निष्कर्षण है, धातु निष्कर्षण, वो क्या होता है? कंप्लीट। सबसे ज़्यादा एमपी क्या है बोलोगे तो बेशेमर उत्परिवर्तक। सबसे ज़्यादा एमपी क्या है बोलोगे? पूरे कॉन्सेप्ट में क्या है? बेशेमर उत्परिवर्तक। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम लोग आयरन के निष्कर्षण के साथ मिलेंगे। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।